ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम लोग जनरल साइंस के क्लास को देख रहे थे, ठीक है। उसमें हमारा जो है जनरल साइंस जो आपका था वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका था। ये हमारा क्लास कितना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, इसका हम लोगों ने जो आपके आरआरबी का जो जीडीसी के अंतर्गत जितने भी आपके भर्ती आया है, ठीक है, उसको हम देख रहे थे। एएलपी का है, ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन का है, ठीक है, जेई का है, इस तरह के जो भी आपके भर्तियाँ हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। तो ये हमारा 6वां नंबर होगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 6वां नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। तो यहाँ पे इसके पहले 5 जो प्रैक्टिस सेट है इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप इसका पिछला जो देखना चाहते हैं, और इसके अलावा आप एएलपी का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर या प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट, ठीक है, इस तरह का जो भी आपका प्रैक्टिस सेट देखना है साइंस से रिगार्डिंग, तो आप चाहें तो हम चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी वहाँ पे डाउट हो तो आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्लास है, इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन किस तरह का, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि ये किसी तत्व के परमाणु के जो आपके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे समूह की बात कर रहा है, तो पीरियोडिक टेबल में आपको पता है समूह कितने होते हैं, 18, और आवर्त कितने होते हैं, मतलब जो वहाँ पे पीरियड होता है 7 होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पहले से ही पता है। तो ये जो समूह ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होता है, ये स्थिर रहता है, ठीक है। किस तरह से स्थिर रहता है, अगर आप देखिए जैसे फर्स्ट जो आपका होता है, फर्स्ट जो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो एल्केलाइन मेटल होते हैं। हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, ठीक है, और उसके बाद से पोटेशियम होता है, रोबोडियम होता है, सीजियम होता है, ठीक है। तो ये सब सारे आपके फर्स्ट यहाँ पे ग्रुप के ये सारे आपके एलिमेंट होते हैं, आपको पता है, ठीक है, इसके बारे में। तो यहाँ पे ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए आप, तो आप देखेंगे लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, 3 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 होगा। इसका करें तो कितना होता है, इसका 11 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ठीक है, 2p6 होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 10, उसके बाद से 2p6 3s1, यहाँ पे 3s1 होगा। इसी तरह से अगर इसका भी करें तो आपका क्या जाएगा, 19 आएगा। तो यह जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6 3s2 और 3p, यहाँ पे 2 4 10 2 यहाँ पे 12, और 12 कितना हो जाएगा, ये 6 18 हो जाएगा, ठीक है। एक और बनेगा यहाँ पे 3s2 3p6 4s1, ये आएगा। तो अगर आप इसको देखें, जैसे ये लास्ट में जितना है ये आपका, ये देखिए यहाँ पे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें क्या है, 1 है, इसमें भी क्या है आपका 1 है, इसमें भी आपका क्या है 1 है। तो ये आपका क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। जो लास्ट बाहरी को जो आपका कक्षा होता है उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से इसका भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही आपको पूछ रहा था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जाने पे क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर सेम है, एक 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 सब में सेम मिलेगा आपको। तो क्या होगा, स्थिर रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि स्थिर रहती है। तो इस तरह से आपको समझना है क्वेश्चन को, जो है इसको बहुत ही क्वेश्चन जो होता है अच्छे से इसको ध्यान देना है कि इसमें कहा क्या जा रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर आप मान लीजिए यही बाएं से दाएं कर दे, दाएं से बाएं कर दे, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, तब आपको जो है यहाँ पे आंसर जो आसानी से दे देंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा स्थिर रहती है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन, एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल, यहाँ पे एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये आपका एथेनॉल है, तो एथेनॉल को क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल जो होता है ये आपका एथेनॉल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, ये आपका होता है C2H5OH। या इसको इसका और एक फार्मूला होता है, ये इसको CS3CH2OH ये भी होता है, ठीक है। बात ये दोनों होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन 2 जोड़ देंगे, ये हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो आपका यही मिलेगा। ये आपका एथेनोइक होल, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है CH3COOS, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक, सॉरी ये नहीं होता यहाँ पे, ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक अम्ल इसको कहते हैं, ठीक है। या
एसिटिक अम्ल इसको कहते हैं, या क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। ये जो आपका इसका फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है C2H5OH होता है, या इसको CH3CH2OH इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यही आपको कह रहा है कि एथेनॉल के एथेनोइक अम्लीय परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, मतलब उसको उत्प्रेरित किया जाता है, मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट की बात करते हैं, कौन क्या वहाँ पे कैटलिस्ट दिया जाता है, इन चारों में से आपको बताना है, ठीक है। तो जब भी आपका रिएक्शन, देखिए ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी हमने केमिस्ट्री को वहाँ पे नहीं पढ़ा, फिजिक्स हम वहाँ पे सारे सब्जेक्ट को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो जाएँ, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके लिए भी हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे उसमें जो पॉइंट्स हैं क्वेश्चन के माध्यम से या उसके कॉन्सेप्ट के माध्यम जो एनसीईआरटी का आपका पॉइंट्स है उसको हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ उसको अगर आपके सामने रखा जाए, थोड़ा बेहतर तरीके से रखा जाए, जिससे आप एक बार नोट्स को देखकर भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप चाहें तो वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन जो है आपका कॉन्सेप्ट मिल जाए और आपको क्वेश्चन ढेर सारा मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा उसको आपको मदद मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, जैसे ही आपका पूरा फाइनल हो जाएगा तो हम जो है चैप्टर वाइज वहाँ पे आपको बताएंगे, कुछ नया मिलेगा उसको भी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन था कि एथेनॉल को एथेनोइक, अब देखिए यहाँ पे इसका जो रिएक्शन अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे C2H5OH, ठीक है, ये आपका एथेनॉल होता है, तो इसका जो है आपका किसके साथ होता है कि आपका ये बनेगा CH3COOH, ये आपका रिएक्शन है। तो ये जब भी बनता है किसके, KMnO4, लाल दवा इसको बोलते हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में होता है, KMnO4 के प्रेजेंस में, और आपका यहाँ पे जो होता है ये, और क्या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं, K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7 इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा इसको बोलते हैं KMnO4 को, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये आपका उत्प्रेरित करता है, मतलब इसके जो रिएक्शन होता है एथिल अल्कोहल के रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, उत्प्रेरित करता है, उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो इसी तरह यही कह रहा है उत्प्रेरित करता है, तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, और अम्लीकृत यहाँ पे ये तो बेस होता है क्षारीय, ठीक है, और यहाँ पे एसिडिक ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ों को आपको जो है रिएक्शन बहुत सारे हैं जैसा कि हमको बताएं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको देख लीजिए, ये आपका होता है रिएक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया कि कठोर झाड़ियाँ और पेड़ जो खारे पानी में पनपते हैं और उनमें विशेष अनुकूलन गुण मौजूद होते हैं ताकि वे समुद्री तटों से सटे अंतर्ज्वारी क्षेत्रों को की अस्थिर ऊर्जा, ठीक है, से बच सके। वनों की विशेषता, इस तरह के जो आपके वन होते हैं जो क्या होते हैं, अंतर्ज्वारी क्षेत्रों की अस्थिर ऊर्जा, ठीक है, वोलेटाइल जो एनर्जीज है से बच सके, इस तरह के वन क्या कहलाते हैं, मैग्रो वन कहलाते हैं, ठीक है। मैग्रो वन होते हैं, उसकी इस तरह की विशेषता होती है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैग्रो वन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल पदार्थ शामिल है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है जैव निम्नकरणीय, इसमें क्या होता है, जो जैव जो निम्नकरणीय है इसमें जो कवक होते हैं और जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी आपका पदार्थ है उसको अपघटित कर देते हैं, मतलब एक तरह से वो उसको जो है ख़त्म कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा वो आपको समझ लीजिए वो आपका जैव निम्नकरणीय में बायोडिग्रेडेबल में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कौन सा इसमें है जिसको जीवाणु या जो आपके कवक होते हैं वो उसको जो है आसानी से ख़त्म कर दे, अपघटित कर दे, तो ये आपका जैव निम्नकरणीय में आएगा। देखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन सब्जियों के छिलके, लकड़ी और रबड़, तो रबड़ यहाँ प्लास्टिक में आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये भी आपका ख़त्म नहीं होगा, रबड़ को ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लकड़ी की सब्जियों के छिलके ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी खत्म, लेकिन ये जो आपका है ये आपको जो पूरे तरीके से नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जैव निम्नकरणीय में नहीं होगा। जबकि देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में घास है, ठीक है, तो इसको जीवाणु कवक आसानी से अपघटित कर देंगे, लकड़ी को भी कर देंगे, संतरे के छिलके को भी कर देंगे। इसको देखेंगे तो प्लास्टिक यहाँ बीच में है, यहाँ पे क्या बैटरी है, ठीक है, तो ये भी आपको प्लास्टिक में ही बनता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आसानी से जैव निम्नकरणीय में ये आपका जो है शामिल है, घास, लकड़ी, संतरे की छिलके, ठीक है। तो इस तरह से आपको जैव निम्नकरणीय देखना है जो आसानी से जीवाणु और कवक द्वारा उसको अपघटित कर दें, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा जल, ठीक है, ये आपका जल बनाया जाता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि जब अम्ल को और क्षारक को, यहाँ पे अम्ल मतलब एसिड और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाया जाता है और जल बनाया जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पे आपको रिएक्शन ले लें तो अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे HCl है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका अम्ल होता है, ठीक है, ये अम्ल होता है। और क्या होता है यहाँ पे क्षारक, जैसे मान लीजिए आप NaOH ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जो आपका बनेगा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे कह रहा है सॉल्ट, सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा और यहाँ पे वाटर बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सोडियम, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसको क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, ठीक है, नमक जिसका फार्मूला NaCl होता है, ठीक है। ये आपका कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा इसको कहते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं NaOH को, ठीक है, ये होता है। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं HCl को। तो ये आपका अम्ल है, ये आपका जो है एक क्षार है, ठीक है, यहाँ पे क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, ये आपका सॉल्ट बनाएगा, ये आपका लवण हो जाएगा सॉल्ट, ठीक है, और ये आपका वाटर होता है, ठीक है, H2O को, वाटर जल का ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से आपको कह रहा है कि आपको कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये एक क्या होती है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है, यही आपको कह रहा था। तो रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका HCl अगर आप NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, यहाँ पे आपको NaCl बनाएगा और H2O बनाएगा, ठीक है, इसको लवण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड जिसका जो है इसको कहते हैं नमक का फार्मूला होता है। तो ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि धावन सोडा जो है प्रकृति में यहाँ पे क्या होता है, ये आपको पूछ रहा प्रकृति में क्या होता है, तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय ये आपका होता है प्रकृति से धावन सोडा। धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, यहाँ पे Na2CO3, ठीक है, CO3.10H2 ये आपका होता है, ठीक है, ये आपका किसका फार्मूला होता है, धावन सोडा, ठीक है। और एक होता है आपका यहाँ पे खाने वाला सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा, इसका फार्मूला क्या होता है, खाने वाला सोडा का फार्मूला ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा है, इस बार हम कई सारे जो आपका प्रैक्टिस सेट में भी इसको लगा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका कार्य प्रकृति में क्या होता है, तो ये क्षारीय होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये आपका क्षारीय होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कहा गया है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, अवतल दूरी 24 सेंटीमीटर दिया गया है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के पालन करते हुए इसका वक्रता केंद्र बताइए, ठीक है। तो वक्रता केंद्र की फॉर्मूला क्या होती है, R होती है, ठीक है, ये होता है आपका वक्रता केंद्र, ठीक है, ये होता है आपका स्मॉल r, ये किसके बराबर होता है, 2 × f के, ठीक है, 2 × f के होता है। और यहाँ पे जो आपका फोकस दूरी जो f है, ये f कितना होता है, देखिए अवतल दर्पण यहाँ कह रहा है, अवतल दर्पण, तो ये हो जाएगा -24 सेंटीमीटर ये होता है, ठीक है, -24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो वक्रता केंद्र आपका जो आपका आएगा ये कितना हो जाएगा, r = 2 × -24, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 48 सेंटीमीटर भी माइनस का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, -48 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पे पूछ रहा था वक्रता केंद्र स्थित पे होगा -48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला r = 2 × f होगा, यहाँ पे रखेंगे तो आपका। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि घ्राणग्राही जो होते हैं कि अनुभूति सहायक होते हैं, किसमें सहायक होते हैं, गंध में, ये गंध में आपके सहायक होते हैं जो आपके घ्राण जो ग्राही होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, घ्राणग्राही अग्र मस्तिष्क में होते हैं, ठीक है, अग्र मस्तिष्क में ये आपके होते हैं, ठीक है। तो ये भी इसको याद रखिए कि ये आपका अग्र मस्तिष्क में होते हैं घ्राणग्राही, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि डी की जो गंध की अनुभूति में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 10 ओम के एक प्रतिरोध में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकेंड में प्रतिरोध की उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है, ठीक है। तो ऊष्मा कितनी होती है, H से इसको दिखाते हैं, ये कितना हो जाएगा I² RT, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऊष्मा उसकी फार्मूला क्या होती है, H = I² RT। अब यहाँ पे ऊष्मा आपकी हो जाएगी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे
तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करें तो आसानी से क्या करेंगे कि ये आपका आर कितना दिया गया, यहाँ पे आर जो आपका दिया गया, ये दिया गया है 10 ओम, ये 10 ओम आपका आर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से क्या है आपका यहाँ पे जो आपका एम्पियर जो धारा दिया गया, आई की वैल्यू कितना दिया गया, ये दिया गया 0.2 एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद से क्या दिया गया है, 1 सेकेंड में, यानी कि टाइम जो दिया गया आपका कितना दिया गया है, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आई देखें तो 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आर कितना है, यहाँ पे आर है 10 ओम दिया गया है, और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया, 1 सेकेंड, ठीक है। यही आपको जो दिया गया है। तो एच यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 0.04 हो जाएगा, यानी 0.2 का अगर स्क्वायर करें तो 0.04 हो जाएगा, ठीक है। और ये है आपका 10 × 1, इसका ये आपका अल्टीमेटली 10 हो जाएगा। तो एच इक्वल टू जब 0.04 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4, एच कितना आ जाएगा 0.4, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0.4 जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.4 जूल, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.4 जूल, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है कि ये किस तरह से कैलकुलेशन हो गया 0.2 को, तो आप यहाँ पे 0.2 × 0.2 करेंगे, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, जैसे 4 है ये आपका 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये हो जाएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0, इधर इसको रखेंगे तो ये तो 4, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0। अब देखेंगे एक अंक के बाद इधर है 1.1, यहाँ 1 अंक है तो 2 अंक के बाद है 1 अंक, ये 2 अंक, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट आएंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके भी देख लेंगे, यही आपका आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करिए। बेसिक मैथ अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी बेसिक मैथ के एक टीचर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप वहाँ पर जाएंगे, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो फिर से हम जो है टीचर को बुला के यहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़वा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथ जानेंगे तभी आप कोई भी एग्जाम का, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो या आपको केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हो, चाहे मैथ का पूरा हो, या रीजनिंग में भी आपको सॉल्व करने को मिलता है। तो आपको मैथ तो कहीं आपको हर जगह, आपको हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको सॉल्व करना ही रहता है मैक्सिमम। तो अगर आपका बेसिक सही रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। जैसा कि देखिए इसका कॉन्सेप्ट है एच इक्वल टू आर स्क्वायर टी, ये तो आपका है, ठीक है। लेकिन ये तो आपको जानते हैं कि यहाँ उष्मा हो जाएगा, लेकिन इसको रख के फिर पॉइंट जो भी इसका डाटा है उसको रख के सॉल्व करना है तो उसके लिए मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके मैथ वीक है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए हम आपको कहेंगे अगर आपका बेसिक मैथ खराब है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी बेसिक मैथ पढ़ाया गया है, ठीक है। चाहे और भी कई चैनल से आप कहीं से भी सीख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ विचार करने की बोला गया है। जो फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया, ये क्या कहा गया है कि जो क्षण चुंबक के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं होती की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना कि जो आपको है ये उस अंदर का आ रहा है, जो क्षण चुंबक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर, जैसे आपको ये आपका एक क्षण चुंबक है, ठीक है, ये आपका क्षण चुंबक है, ये आपका क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो इसके अंदर बोल रहा है, अंदर क्या होता है आपको साउथ से इधर नॉर्थ की तरफ होता है। यहाँ पे जो कह रहा है कि अंदर क्षेत्र रेखाएं जो चुंबकीय बल रेखा यहाँ पे होती है कि दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। दक्षिणी से आपकी उत्तरी ध्रुव होती है, ये आपका सही होगा, अंदर है। वही बाहर जब होता है चुंबकीय बल रेखा जो होती है बाहर कहे तो किधर से निकलती है, ये आपका यहाँ से निकलती है, ठीक है, और साउथ में जाके मिलती है, ठीक है। ये आपको साउथ में जाके इधर से आपकी मिल जाती है, इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। इधर साउथ से आप क्या होती है जाके आपको इधर से निकलेगी और साउथ की तरफ जाके आपकी इधर ये आपकी मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपकी होती है। अगर यहाँ पे बाहर की बात करें, चुंबकीय बल जो आपके बल रेखाएं होती हैं तो बाहर की तरफ क्या होती हैं, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाके ये आपकी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी होती हैं, इसको याद रखें। लेकिन यहाँ पे आपको अंदर की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होता है आपका, इस तरह से होता है। तो ये आपको क्या होगा, अंदर की तरफ अगर आके जो मिलती है तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी दक्षिणी उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। दूसरा आपका कह रहा है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन, जो केवल बाहर नहीं अंदर भी होती है, दोनों होता है, तो केवल बाहर कर रहा था, ये तो भाई गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। केवल क्या है, फर्स्ट आपका जो सही हो जाएगा, ठीक है। केवल फर्स्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। केवल फर्स्ट जो है कि अगर अंदर होगा तो आपका क्या होगा, दक्षिणी से यहाँ पे उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। बाहर अगर आप देखें तो क्या होगा, उत्तर से निकलता है दक्षिण की तरफ जाके
ये आपका मिलता है, ठीक है, जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो इसको याद रखेंगे ऑप्शन नंबर। इसको हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी देखे हैं, ठीक है, अच्छे से वहाँ पे देखे हैं, ठीक है। और फिर भी आपको अगर आप देखना चाहते हो देखिए, और वहाँ पे फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, हम उसको और भी सारे डिटेल उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन था। अगला देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ है कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में किसमें यहाँ पे होते हैं, यह विघटित होकर किसका निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब पाचन के दौरान जो आपका जो भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है, उदाहरण के लिए क्या होता है, जब चावल हो, आलू और ब्रेड, किसमें ये चेंज होता है आपका पाचन के दौरान, कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, ठीक है। ये किसमें चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखेंगे, हाइड्रेट होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये आप हमारे जो शरीर होता है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट ये इसको ऊर्जा यहाँ पे आपको देता है, ठीक है, ये ऊर्जा देने का काम करता है। और ये किसका अपघटन यहाँ पे घटक होता है, डीएनए और आरएनए का, डीएनए व आरएनए का ये घटक यहाँ पे होता है, ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे ये होगा। और अगला है कि आपको इसमें होता और ये विघटित होकर किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में ये आपका यहाँ पे जो है ये आपका निर्माण करता है, ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करता है ग्लूकोज का, ठीक है। विघटित होकर टूट के किस में निर्माण करता है, ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक है। इसके बारे में कई बार हम देख चुके हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जो आपका जो खाली दो स्थान था, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था कि आपका जब भी यहाँ पे पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है, तो उदाहरण के लिए चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो विघटित होकर किसमें, ग्लूकोज का निर्माण ये करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया कि पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन करिए। श्वसन के संबंध में गलत कथन यहाँ पे चयन करना है। तो पहला आपके बड़े अंतरकोशीय स्थानों के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती हैं, ठीक है। तो बड़े अंतरकोशीय स्थानों के कारण कोशिकाएं क्या, वायु की आपका सही होगा। दूसरा है आपका पौधे रंध्रों द्वारा गैसों का विनिमय करती हैं, ये भी सही है, ठीक है। आपको गलत बताना है, गलत का चयन। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित होता है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये रात में होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। विसरण द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि दिन के समय में कह रहा है कि वायुमंडल में मिश्रित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपका दिन के समय नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन से ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, आपको देखेंगे क्वेश्चन हर सेट में घुमा फिरा कर पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसलिए देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन जो है इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, तो हम उधर से जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है जब बन सकता है उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। उपयोग किस में होता है, पहला उपयोग है कि आपका पेयजल आपूर्ति के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए, ये सबका सही है। दूसरा है आपका क्लोरोफार्म के विनिमयकरण के यहाँ पे होता है क्लोरोफार्म, ठीक है। और तीसरा है कि ऊन को असंकुचित बनाने के लिए किया जाता है। तीनों आपका जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। तो अगला देखिए क्वेश्चन है अगला, किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन में जो है आपका -5 दिया था, माइनस छूट गया है, तो -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी। देखिए बहुत क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है कि अगर आप फोकस दूरी निकालते हैं यहाँ इसको फोकस दूरी F से दिखाते हैं इसको फोकस दूरी, ठीक है। तो आपका क्या होता है F = ये हो जाएगा आपका 1/P हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/P कितना है यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा 100/P होगा, ठीक है, 100/P, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -5 कितना आ जाएगा, -20 यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर दिया गया, -20 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फोकस दूरी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, मतलब क्लास को लेके कि केवल पढ़ते जा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, ठीक है। इस तरह के होता है, क्योंकि जो भी आपके GDC की भर्ती आई है ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और नए लोगों के लिए अभी कोई मतलब इस तरह की वैकेंसी आई नहीं है, तो हो सकता है कि आपको डीमोटिवेशन हो, लेकिन जल्द ही आपको उस पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऐसा जैसे कि सारे जितने भी टीचर्स लोग हैं, चाहे जिस भी तरह से वो लोग सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं ताकि इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों के सामने जो है फेस ना करना पड़े।
तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, चाहे हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं चाहे कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी भी चैनल से, तो आप पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। जैसे वैकेंसी आएगी तमाम सारी जो है आपकी चीज़ों सामने आने लगेगी, तो हो सकता है आप उस समय थोड़ा सा और जो है जो फ्रस्ट्रेट महसूस करेंगे, भाई एक तो वैकेंसी नहीं है अब आई तो हमारा तैयारी नहीं है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं आप उसको थोड़ा देखते रहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप यहाँ पे हमसे जुड़े हैं, ठीक है, तो कोई भी आपको क्यूरी हो सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, जैसा कि हम रीजनिंग का क्लास भी पढ़ा रहे थे लेकिन ज़्यादा उस पर अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से जो है कि हम थोड़ा सा उसको अभी उस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साइंस की क्लास आपको यहाँ पे जो है अच्छे से मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इससे संतुष्ट हैं तो अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और भी अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।